नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और किस्सा कहानी में मैं मनजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं विक्रम और वैताल की कहानियां। आज मैं आपको सुना रहा हूं विक्रम और वैताल की कहानियों के सीरीज में नवरस नाम की कहानी, जो चंदा मामा नाम की पत्रिका में छपी थी और 1959 के सितंबर महीने में छपी थी। तो सुनिए कहानी नवरस। विक्रमार्क ने अपना हठ नहीं छोड़ा। वापस पेड़ के पास जाकर शव उतारकर कंधे पर रखकर चुपचाप श्मशान की ओर चला। तब शव में मौजूद बेताल ने कहा, राजा, तुमको तो विलासों में डूबे रहना चाहिए था। तुमने क्यों अपने ऊपर वो काम ले लिया जो कठोर तपस्या करने वाले महामुनि लेते हैं। ये सचमुच प्रशंसनीय विषय है। कलाओं में जो नवरस व्यक्त कर पाता है वही असली रसिक है। यह दिखाने के लिए मैं तुमको रंभ और कुंभ नाम के विदूषकों की कहानी सुनाता हूं। और इस तरह बैताल ने फिर से अपनी कहानी शुरू की। वैशाली नगर के चंद्रसेन महाराजा की नौकरी में रंभ और कुंभ नाम के दो विदूषक थे। उनकी बातें बड़ी चमत्कार पूर्ण होती थी। अगर मामूली लोगों को भी उनकी शक्लें दिखाई देती तो वो खूब हंसते। जिस दिन वे दरबार में हाजिर होते उस दिन हंसते हंसते दरबारियों के पेट में दर्द हो जाती। कुछ भी राजकार्य नहीं हो पाता। राजा चंद्रसेन की नौकरी में कर्णिका नाम की एक नई नाचने वाली आई तो बहुत सुंदर थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंद्र सभा में कोई अप्सरा भी उसके समान सुंदर नहीं होगी। जिस दिन विदूषकों का उससे परिचय हुआ था, वे दोनों उस दिन से उससे विवाह करने की इच्छा करने लगे और दोनों को एक दूसरे की इच्छा के बारे में मालूम हो गया। हम दोनों जाकर कर्णिका को अपनी इच्छा के बारे में बताएंगे, वो जिसको चाहेगी उससे शादी कर लेगी। उन दोनों ने आपस में ही निश्चय कर लिया। हंसोड़ों से तो सब कोई हिलमिल कर बातें करते हैं। कर्णिका भी रंभ और कुंभ से घुल मिलकर रहती थी। अगर कभी उसे किसी बात का शौक होता तो दोनों जाकर उसे खूब हंसाते, और जब ऐसे विदूषकों ने उससे शादी करनी चाही तो सोच नहीं सकी कि क्या करे। हास्य में दोनों बराबर थे। अगर शक्लो सूरत देखकर शादी करने की सोचे भी तो रंभ बहुत दुबला और कुंभ बहुत मोटा था, इसलिए उसने उन दोनों की परीक्षा ली। हंसाने के मामले में तुम दोनों ही बहुत प्रवीण हो। न एक बड़ा है न एक छोटा, परंतु अन्य रसों को व्यक्त करने में तुम्हारी क्या खूबी है ये कोई नहीं जानता। करुणा रस और विभत्स रस के व्यक्तिकरण में जो अधिक प्रतिभा दिखाएगा मैं उससे शादी करूंगी। क्या तुम दोनों ये बात मानोगे? कर्णिका ने पूछा। विदूषक मान तो गए, पर कर्णिका की बात पर दोनों का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया, क्योंकि उनके मुंह देखकर ही लोग हंसते थे। फिर वे रौद्र श्रृंगार विभत्स भयानक करुणा रस से लोगों को कैसे आनंदित कर सकते हैं? रंभ और कुंभ दोनों के लिए ये एक विकट समस्या सी बन गई। रंभ ने निश्चय कर लिया कि उसके भाग्य में किसी अन्य लड़की से भी, कर्णिका तो छोड़ दीजिए, विवाह करना लिखा नहीं था। केवल कुंभ दिन रात माथा पच्ची करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन सवेरे तालाब में नहाने कुंभ चला जा रहा था तो उसे एक मोटे मूंछों वाले आदमी ने मिलकर झुककर कहा, नमस्ते महाराज, तुम कौन हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? कुंभ ने पूछा। बाबू, मैं बहुत गरीब हूं। राजा के यहां 10 साल से नौकर हूं। जिस किसी को मृत्यु दंड मिलता है उसका सिर काटना मेरा काम है, उस व्यक्ति ने कहा। ये सुनते ही कुंभ दांत पिसने लगा। तो तुम्हें मुझसे क्या काम है? उसने पूछा। मैंने नौकरी छोड़ दी है, बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। जो पाप किए हैं वे काफी हैं। बाबू, पेट के लिए हम बहुत से पाप करते हैं। कितनी ही मुसीबतें झेल कर मैंने ये नौकरी पाई थी। अगर मैंने अपने सारे पाप लोगों को सुनाए तो वे मुझे धर्म परिवर्तन करने देंगे? आज रात को चौक में
मुझे अपनी सारी कहानी सुनानी पड़ेगी, उस आदमी ने कहा। तो तुम चाहते हो कि मैं भी आकर सुनूं? कुंभ ने कहा। जल्लाद ने झुककर कहा, बाबू आप भी क्या कह रहे हैं? मैं हूं अनपढ़, क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए मैं तो ये भी नहीं जानता हूं। आप जैसे पढ़ो लिखों को हमारी मदद करनी होगी। आप मुझे कृपा करके ये सिखाइए कि बातें कैसे करनी चाहिए। 5-10 आदमियों के सामने खड़े होने में ही मेरे पैर कांपने लगते हैं। झट कुंभ के दिमाग में एक बात कौंधी। उसने उस दिन रात को जल्लाद की तरह मूछें लगाकर चौक में जाकर भाषण करने की सोची। अरे क्या नाम है तेरा? क्या तुझे शहर में बहुत लोग जानते पहचानने वाले हैं? कुंभ ने पूछा। मेरा नाम कंटक है, जल्लाद को जानने वाले लोग नहीं होते बाबू, जल्लाद ने कहा। तो तुम अपनी सारी जीवनी सुनाओ, कुंभ ने कहा। जल्लाद ने अपनी सारी कहानी विदूषक को सुनाई। वैसे तो आमतौर पर जल्लाद से उम्मीद होती कि उसकी आवाज बहुत कड़क होगी, लेकिन उसके उलट वो बहुत नरम तरीके से बात करता था। सब सुनकर कुंभ ने कहा, अच्छा तो आज रात तुम घर पर ही रहना, तुम्हारी जगह मैं भाषण दूंगा। यह तुम्हारी जिम्मेवारी रही कि किसी को कुछ भी मालूम ना हो। और ये जल्लाद से कहकर वो सीधे कर्णिका के घर गया। रंभ भी वहां था। आज रात तुम दोनों चौक में आओ, वहां लोगों को मैं 9 रसों का रसास्वादन कराऊंगा। कुंभ ने यह कहकर जल्लाद की कहानी सुनाई। उस दिन शाम को ढिंढोरा पीटा गया कि घोषणा की गई कि कंटक नाम का जल्लाद बौद्ध मत ग्रहण करने वाला था, इसलिए आज चौक में अपने पापों की कहानी वो सब लोगों के समक्ष सुनाएगा। चौक में करीब करीब 2000 आदमी जमा हो गए। उनमें कर्णिका और रंभ भी थे। कुंभ ने अपने शरीर पर हल्का काला रंग पोत लिया, मूछ भी लगा ली, सिर पर एक रंगीन पगड़ी पहन ली। गले के हार में तावीज डालकर वो जल्लाद की आवाज में बातें करने लगा। उसने पहले पहल कंटक के बचपन के बारे में हास्य रस में बताया। फिर उसने जब बताया कि उसकी पत्नी बच्चे कैसे भूख से तड़पा करते थे तो लोग आंसू बहाने लगे। फिर उसने उन अपराधियों की कहानी सुनाई जिनके उसने सिर काटे थे। इस तरह उसने लोगों में रौद्र, विभत्स और भयानक रसों की अनुभूति करवाई। इस पापमय जीवन को छोड़कर मैं बौद्ध मत ग्रहण करने जा रहा हूं, यह निश्चय करके लोगों में शांति रस का भी परिचय दिया। कुंभ के वापस आने पर रंभ और कर्णिका ने उसके नटन कला की प्रशंसा की। जब तू बातें करके अलग चला गया था तो हमारे बगल में बैठे एक बूढ़े ने कहा, यह कंटक रहता कहां है? मैं इससे बातें करना चाहता हूं। उसका घर दुर्गालय के पास ही है, नाम शक्ति सिंह है, क्या जाओगे? ये शक्ति सिंह बहुत धनी मालूम होता है, शायद तुम्हारा सम्मान करे, रंभ ने कहा। अच्छा, क्या ये नाटक मुझे खेलना पड़ेगा? अच्छा कोई नहीं, मैं खेलूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुंभ ने कहा। अगले दिन वो कंटक का वेश धारण करके दुर्गालय के पीछे के घर में शक्ति सिंह को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। शक्ति सिंह तो जल्दी ही मिल गया, पर यह भी पता लग गया कि वो रईस नहीं था, वो बहुत बूढ़ा था, मुंह पर झुर्रियां पड़ गई थी। अंदर आओ, डरो मत, कल तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दया आई। तुम्हें इनाम में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूर का रस है, इसे ही पियो, शक्ति सिंह ने कहा। और उसने बहुत बहुत प्रेम से बातें की। कुंभ बिना हिचकिचाए शक्ति सिंह का दिया हुआ अंगूरों का रस गटागट पी गया। तुमने कहा था कि जिन लोगों का तुमने सिर काटा था उनमें सबसे अधिक बहादुर रण सिंह था। वो मेरा लड़का था, इकलौता, वो निरपराध था, फिर वो तेरे गणासे का शिकार हुआ। मैं अब तक उसकी मौत का बदला नहीं ले पाया था। मैं ये सोच ही रहा था कि बिना बदला लिए ही चला जाऊंगा कि इतने में तुम दिखाई दिए। क्या अंगूर का रस अभी बाकी है या सब पी लिया है? बूढ़े ने गुस्से में कांपते हुए कहा। कुंभ सब जान गया। उसने जहर मिला हुआ अंगूर का रस पिया था, वो सब पी गया था, एक बूंद भी नहीं छोड़ी थी। कुंभ पसीना पसीना हो गया। उसने उल्टी करनी चाहिए। पगले, कहां बचकर जाओगे? 1 और घंटे में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, बूढ़े ने कहा। मेरा कोई कसूर नहीं है, तुम्हारे लड़के को राजा ने मृत्यु दंड दिया था, मैंने राजा की आज्ञा का पालन किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मुझे तुमने क्यों विष दिया? कुंभ ये कहकर जोर जोर से रोने लगा।
यही है क्या तेरी नाटक खेलने की शक्ति? कहकर शक्ति सिंह ने अपने मुख और सिर पर लगा आवरण दूर कर दिया। यह देखकर कि रंभ ही शक्ति सिंह है, कुंभ हैरान रह गया। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजा रंभ और कुंभ में कौन शक्तिशाली था, कौन ज्यादा प्रतिभाशाली था? कर्णिका को किसके साथ शादी करनी चाहिए? अगर तुमने इस प्रश्न का जानबूझकर उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सब फूट जाएगा। कुंभ ने सब लोगों के सामने नवरसों का व्यक्तीकरण किया था। उसमें ही सचमुच की प्रतिभा है। रंभ ने तो सिर्फ उसे ठगा ही था। उसने कुंभ में भय तो पैदा कर दिया था, पर भयंकर रस उत्पन्न नहीं किया था। इसलिए कुंभ ही कर्णिका से शादी करने लायक है। विक्रमार्क ने बड़ी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और इस प्रकार राजा का मौन भंग हो गया और बेताल ने कहा कि राजा तू फिर बोला और लो फिर मैं चला, और उस के साथ ही वो शब्द के साथ अदृश्य हो गया और वापस जाकर पेड़ पर बैठ गया। इसके आगे की कहानी बेताल के सीरीज में हम फिर सुनाएंगे आपको किस्सा कहानी पर। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बच्चों को ये कहानी सुनाइए, क्योंकि हमने आपके लिए ये 70 साल पुरानी लिखी हुई कहानी चंदा मामा से ढूंढ कर निकाली है। नमस्कार।